बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स या मोशन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन बॉक्स। तो लेक्चर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ सीखना है यहाँ पे तो तभी जो है वो इस लेक्चर को आपको पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इस मोशन को जो है वो यानी कि एक पार्टिकल किस तरीके से थ्री डायमेंशनल मूव करता है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और लास्ट पे हम इसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि हमने जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन बॉक्स में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। फिर हम इसमें एनर्जी का रिलेशन सीखेंगे, फिर हम इसमें जो है वो वेव फंक्शन साई का जो है वो रिलेशन देखेंगे। तो ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स जो हैं वो हमने इस लेक्चर में देखनी है, समझनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको जो है ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हम ये पॉइंट्स तस्वर कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये जी एक्सिस है। अब ये जो पार्टिकल है हम ये कंसीडर करते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली इस बॉक्स में जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है, अलोंग जी एक्सिस मूव कर सकता है, और अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है। अब इसकी ये पार्टिकल एक ही है, ये तीन पार्टिकल नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ उसकी मोशन के जो है वो बताइए कि किस तरीके से पार्टिकल जो है वो इस थ्री डायमेंशन बॉक्स में मूव कर सकता है। तो अब हमने कुछ पॉइंट ज़हन में रखने हैं कि ये जो पार्टिकल है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पार्टिकल का जो मैस है वो m है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे बॉक्स के अंदर जो होगी वो ज़ीरो होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आउटसाइड यानी कि बॉक्स के आउटसाइड जो है ये इन्फिनिट होगी। और जो तीसरी बात है अहम, वो ये है कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं यानी कि ये वाली जो बॉक्स की बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक हमने कंसीडर करना है कि बॉक्स के पूरे अंदर वाला हिस्सा और इसकी बाउंड्री तक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हमने कंसीडर करनी है, और ताकि हम किसी किस्म की डिसकंटिन्यूसी को जो है वो अवॉइड कर सके। सेकंड, अब ये जो एक्स एक्सिस पे बॉक्स की लेंथ है हम इसको तस्वर करेंगे कि ये ए है, और जो वाई एक्सिस पे है उसको हम तस्वर करेंगे कि ये बी है, और ये जो जी एक्सिस पे है इसको हम तस्वर करेंगे ये सी। यानी कि ये एक्सिस की लेंथ है कि बॉक्स के एक्सिस की लेंथ है कि किस बॉक्स की जो है ना वो एक्स एक्सिस पे कितना जो है वो लेंथ है, वो ए मीटर का है, मीटर में अगर हम कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से बी और सी। तो अब हमने पोटेंशियल एनर्जी जो देखनी है ओवरऑल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स वाई और जी, ये जो है वो सम अप जब हम इसका करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल हमारे पास क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। फॉर अब किस लिए कि अगर हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखते हैं यानी कि कहाँ पे पार्टिकल मूव कर सकता है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो से ग्रेटर देन होगी लेकिन ए से लेस देन होगी, तो पार्टिकल जो है वो हम कंसीडर करेंगे कि ये एक बॉक्स में है। इसी तरीके से y और इसी तरीके से z, यानी कि ये जो पॉइंट ज़ाहिर कर रहे हैं 0 0 0, इससे मुराद ये है कि 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और ए बी सी ये जो लेंथ है इससे लेस देन होनी चाहिए, फिर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी अंदर जो है वो ओवरऑल जो पार्टिकल की वो क्या कंसीडर होगी हमारे पास, वो ज़ीरो कंसीडर होगी। तो अब इसलिए हम इसको जो है वो ओवरऑल जब हम देखते हैं कि इसका सम अप करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी अलोंग एक्स वाई और जी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये तब होगा कि जब हम टोटल एक्सिस कंसीडर कर लें। ये पीछे मैंने बताई है कि एक्स वाई और जी जब हम टोटल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स के आउटसाइड जो होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस, बॉक्स के आउटसाइड वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमने पार्टिकल जो है मूविंग इन द बॉक्स इज गिवन बाय, इस इक्वेशन से हम देते हैं कि पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल जी स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव की हुई है पहले ही, तो ये हमारे पास जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो साई है अगर हम इसको बाहर लिख लें और ये सारी अंदर वाली टर्म जो है वो इस तरह आ जाएगी। अब ये जो सारी अंदर वाली टर्म है इसको हमने डेल स्क्वायर हमने पढ़ना है, इस टर्म को क्या पढ़ना है हमने, डेल स्क्वायर इंटू साई प्लस 8
पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है ये हम इस इक्वेशन की जो फॉर्म बनती है ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि इसमें जो साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्सिस कौन से हैं, एक्स वाई जी, और ये जो डेल स्क्वायर्ड है ये लैप्लेसियन जो है वो ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पे हमने एक लैप्लेसियन ऑपरेटर अप्लाई किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी मैथमेटिकल टर्म को लेकर आगे चलते हैं कि इट इज अज्यूम्ड दैट वेव फंक्शन साई एक्स वाई जी इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज फंक्शंस, जो पीछे हमने फंक्शन लिए हैं, एंड ईच डिपेंडिंग अपॉन इट्स वन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि अब अगर आप कंसीडर करेंगे कि जो हमने पार्टिकल को देखना है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो साई सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा, वाई और जी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वेव फंक्शन यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो एक्स और जी फिर जीरो हो जाएंगे और सिर्फ हम y को लेकर स्टडी करेंगे। इसी तरीके से अगर हम z को लेते हैं तो फिर हम z को कंसीडर करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ईच वेव फंक्शन में बी रिटन एज, हर वेव फंक्शन के लिए हम ये इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब देखें ये जो है हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसमें y और z जो हैं ये टोटली कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कांस्टेंट का जो है वो यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस पे स्टडी कर रहे होंगे तो कांस्टेंट फैक्टर जो है वो फिर हमारे पास y और z होगा। इसी तरीके से अगर हम y पे पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो x और z जो है ये कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम z पे स्टडी कर रहे हैं तो x और y जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये तीन एक्सप्रेशन हमारे पास बन गए। तो अब ये किसकी वैल्यू हो, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो पहले वाली इक्वेशन ये है। अब पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स की स्क्वायर की जगह पीछे जो हमने वैल्यूज निकाली है ना वाई जी की, यानी कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की, वो हमने पुट कर देनी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे वाई जी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल है, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये सारे टर्म इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे साई फंक्शन जो था वो हमने चेंज कर देना है, ई वैसे का वैसे है, एक्स वाई और जी, क्योंकि हम इसको अब कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई को, तो हमने उसके साई के जो है वो कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। तो अब इस इक्वेशन को हमने एक्स वाई जी से जो है वो डिवाइड कर देना ताकि हम कोई सिंपलीफाई रिजल्ट निकाल सकें। तो जब हमने डिवाइड करना है तो ये कुछ इस फॉर्म में होगी। अब देखें वाई जी इस वाई जी से कैंसिल, एक्स जी इस एक्स और जी से कैंसिल, इधर वाई बच गया, इधर हमारे पास जो है वो एक्स बच गया। इसी तरीके से एक्स और वाई इधर से कैंसिल और हमारे पास जी बच गया। ये सारी की सारी टर्म एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई जी हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 ओवर एक्स डी स्क्वायर, मतलब अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर। इसी तरीके से 1 ओवर जी डी स्क्वायर जी ओवर डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू 0। ये हमारी हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है वो 7 हो जाएगी। इसी तरीके से अब ये वाली टर्म आपने उठानी इधर ले जानी, क्योंकि ये इधर प्लस हो रही, इधर जाके जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो अब हम इस इक्वेशन 8 से कह सकते हैं हम एक एक वेरिएबल को जो है वो, मतलब इट इज क्लियर दैट इन इक्वेशन 8 जो ये इक्वेशन 8 है इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ ये एक वेरिएबल पे डिपेंड कर सकती है। अब इसको इस डिपेंडेंट के जो है वो हम जब इन सब को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हम पार्टिकल की ये सारी मोशंस जो हैं वो कंसीडर करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कब, जब हम पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हो इन 3 डायमेंशन बॉक्स। तो अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ x इज वेरिड, अगर x चेंज होता है देन y एंड z आर कांस्टेंट। इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है वो ये सारी की सारी ये 0 हो जाएगी।
लेकिन अगर आप y को देखते हैं कि जो y वेरिड है, y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, तो फिर ये x वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगी, ये जीरो टर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी जिसको भी आप वेरी करते हैं बाकी जीरो करके, सारी आपके पास जो वैल्यू एंड पर रिजल्ट जो आना है वो यही आना है। ठीक है, मतलब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो ये सारी टर्म जीरो, और ये जो है 1/x डी स्केयर x/dx², ये जो है डायरेक्ट इसके इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी वाली दो टर्म भी इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती होती है वन वेरिएबल पे, जबकि बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कि इसी इक्वेशन जो हमने पीछे ली है ये दोबारा हमने रीराइट की है। तो अब इस रीराइट करने के बाद हमने इनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना है। मतलब अगर हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं या x की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये दोनों टर्म जीरो, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास 9 बनेगी। इसी तरीके से अगर y पे जो है वो वैल्यू वेरीड कर रही है तो x और z वाली जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से ये दोनों जीरो हो जाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। 3 मोर इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब इक्वेशन 9, 10 और 11 जो है इन सब को हम इकट्ठे तौर पे रीअरेंज करें तो हम यहाँ पे जनरली जो है वो लिख लेंगे d² x/dx² प्लस 8π² m/h इंटू ex इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जो है वो अगर हम इसको y एक्सिस वाली लिखेंगे तो ये बनेगी। इसी तरीके से अगर हम इसको z वाली कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है वो इक्वेशन जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद बनेगी। अब रीअरेंजमेंट कैसे हुई है, सिर्फ हमने क्या किया कि ये वाली टर्म जो है ना इसको उठाकर इधर ले गए हैं। मतलब हर एक टर्म में यहाँ पर ये वाली टर्म वापस उठाकर इधर ले गए, यहाँ पे ये माइनस हो रही है, इधर जाके प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, वो जीरो बचेगा। तो यूं जो है ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी। तो अब ओवरऑल अगर हम एनर्जी की जो है वो कैलकुलेशन करें तो अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस, ये तीनों पे डिपेंड करती होती है। तो अब अगर हमने ओवरऑल एनर्जी निकालनी हो, यानी कि ईच ऑफ द अबव इक्वेशन इज सेम एज इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन बॉक्स। जितनी भी हमने इक्वेशन ऊपर अब डिराइव की हैं, ये पीछे वाली पिछली स्लाइड पे जो दिखाई है मैंने, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे कि हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी हुई है एक वन डायमेंशन बॉक्स वाली। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन में बी रिटन एज, इनका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब अलोंग x एक्सिस इसकी जो है वो साई फंक्शन क्या बनेगा, वो ये वाली। इसी तरीके अलोंग y एक्सिस वाला फंक्शन ये बनेगा, और इसी तरीके से अलोंग z एक्सिस वाला जो है वो फंक्शन है ये बनेगा 2/a 2/b। अब ये a b और जो c यहाँ पे आई हैं ये बॉक्स की लेंथ है। अलोंग x एक्सिस हमने a तस्वर की थी, ये यहाँ पे हमने a लिख दी। अलोंग y एक्सिस हमने b की थी तो यहाँ पे हमने b लिख दी। इसी तरीके से अलोंग जो है वो z एक्सिस, यहाँ पे z आना थोड़ी सी ये कंपोजिंग में हो गई है, z एक्सिस पे ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, ये c हो जाएगी, और बाकी टर्म देख लें एक जैसी है तकरीबन, सिर्फ इधर x y और z का फर्क है। तो अब इनकी एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो एनर्जीज जो है अलोंग x एक्सिस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसी तरीके अलोंग y एक्सिस ये हो जाएगी और अलोंग z एक्सिस ये हो जाएगी। लेकिन अब अगर हमने एनर्जी के ये एक्सप्रेशन अगर हम पुट करते हैं, यानी कि वेयर nx ny और nz जो है ये इंटीजर्स हैं एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो पे नहीं है, ये जो इंटीजर स्टार्ट होंगे ये 1 से शुरू होंगे। ये वाले जो n और ये वाले n है ये इंटीजर्स हैं और ये 1 से स्टार्ट होंगे। यूं कह ले कि ये ऑर्बिट नंबर है, सिंपल लफ्जों में एनर्जी लेवल है, शेल नंबर है। आप इसको समझने के लिए ये तीनों में से जौन सा मर्जी कॉन्सेप्ट कर लें। अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि शेल जो है हमेशा 1 से शुरू होते हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो हमेशा 1 से शुरू होती है। तो इसलिए ये n जो है ये नॉन जीरो है और ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो दस देयर इज अ क्वांटम नंबर फॉर ईच कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब हर कोऑर्डिनेट पर एक क्वांटम नंबर है। अब इस पिछले वाली इक्वेशन को दोबारा देखें कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये अलोंग x एक्सिस एक हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम y की जगह पे यानी कि n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो y एक्सिस पे हमारे पास एक क्वांटम नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से z पे भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक्सिस पे अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका एक खास क्वांटम नंबर है। यानी कि ये बात जो है वो हमें कॉन्सेप्ट क्या दे रही है, ये डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट दे रही है हमें।
अब डीजनरेसी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर अपलोड जल्दी करूंगा कि डीजनरेसी होती क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल टू होता है पी एक्स पी वाई पी जी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में या वीबीटी थ्योरी में या एमओटी थ्योरी में। तो वो जो डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है कि जो हर जो पार्टिकल है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है हर एक्सिस पर उसका एक मखसूस क्वांटम नंबर होता है। तो अब हम ओवरऑल एनर्जी जब निकालेंगे तो ये इन सब के मजमुओं का होगा। ये जो पीछे तीनों एनर्जीज है इन सब को आपने ऐड अप कर देना है। ऐड अप करने के बाद इसमें कॉमन फैक्टर जो निकल रहा है वो एच स्क्वायर ओवर 8m जो है वो निकल रहा है, ये ए स्क्वायर नहीं आना, ठीक है। अब ये अंदर क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये ए जो है वो कंपोजिंग में थोड़ा सा जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते वक्त हो गया था, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टर्म आ जाएगी वो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी ओवरऑल एनर्जी की। अब हम जो है कंप्लीट वेव फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, तो वो लॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस लॉन्ग वाई एक्सिस और प्लस अलॉन्ग जी एक्सिस वाले सारे वेव फंक्शन को हमने, ये पीछे वेव फंक्शन मैंने दिखाए थे आपको कि साई वाले, तो उन सब को हमने क्या किया, उन सब को हमने यहाँ पर एडअप कर दिया। एडअप करेंगे तो ये वाली टर्म आप देख रहे हैं कि 2 2 और 2 इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 अंडर रूट वैसे का वैसे, और कांस्टेंट फैक्टर हमने ले लिया ए बी और सी, मतलब इनको हमने एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास जो है वो अब ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो टर्म है, अब यहाँ पे ये नहीं कंसीडर करना कि ये सिर्फ इसके साथ है, ये इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने ये इस हर एक टर्म से जो है वो हमने इसको कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो ए बी सी को जो शुरू में मैंने आपको बताया था, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वी के इक्वल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी भी हो सकती है पार्टिकल की, ठीक है, और ये हम पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो द लोएस्ट एनर्जी जो है वो E1 जो है वो कब होगी, जब एन एक्स एन वाई और एन जी तीनों हमारे पास 1 हो, तो ये लोएस्ट एनर्जी है, और इसको हम कहते होते हैं, दूसरा पॉइंट दे, जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, और ये प्रॉपर्टीज होती हैं एक वेव फंक्शन की, सेम होगी इन वन डायमेंशन प्रॉब्लम एक्सेप्ट फॉर नोड्स एंड डीजनरेसी। तो नोड्स और डीजनरेसी के अलावा बाकी सारा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट फैक्टर के तौर पर जो है वो आ जाएगा। और अगर हम एन एक्स की जगह पे एन वाई और एन जी की जगह पे पीछे जो इक्वेशन निकाली अगर हम 1 पुट करते होते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे जीरो एनर्जी पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर 8/v है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, या हम इसको कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो अब हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं इस 3 डायमेंशन बॉक्स की मोशन से, तो अनलाइक क्लासिकल प्रॉब्लम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट बट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाने के जितने भी उसके चांसेस हैं वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन बॉक्स में ये बात कंसीडर कर ली है, ये बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि जो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की वो अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस जो है वो एक ख़ास नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कि ये साई पे डिपेंड करता है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की एबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस पे, ये वेरिड हो सकती है, तो ये इसी पे डिपेंड करती है, ये कांस्टेंट नहीं होती। दूसरा पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ बॉक्स डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। दूसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पे जो है वो डिपेंड करता होता है कि जब हम किसी पार्टिकल को सर्च कर रहे हैं किसी खास एक्सिस पे एक्स वाई और जी पे, तो हमें उस पार्टिकल की जो है वो एनर्जी भी कैलकुलेट करना होगी, ताकि हम उस पार्टिकल को जो है यानी कि उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ओनली सर्टेन एनर्जी लेवल रिलेटेड टू एन आर अलाउड, अदर आर नॉट अलाउड। जितने भी एनर्जी लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करते हैं। अब एन की वैल्यू मिनिमम कौन सी हो सकती है, वो एन इज इक्वल टू 1 हो सकती है। तो जब एन इज इक्वल टू 1 होगी यानी कि अलोंग एक्स वाई और जी, तो ये 111 ज़ाहिर ये कर रहा है अलोंग एक्स वाई और जी पे, तो ये हमारे पास जो है वो एक एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एनर्जी लेवल ही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है। तो इस लेक्चर में इस टॉपिक में हमने ये 3 मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसकी यूँ कह लें कि हमने जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं।
थैंक यू। लेक्चर को जो है वो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।